नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। दोस्तों, जो ये वीडियो होगा आपका बीएसएससी मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जो भी छात्र बिहार दरोगा के होंगे, यानी कि जो बिहार एसआई के छात्र होंगे, उनके लिए भी दोस्तों ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो बिहार दरोगा की बात करें या फिर बीएसएससी मेंस की बात करें, देखिए जो हिंदी का आपका सिलेबस है वो समान है। तो हिंदी का सिलेबस जो है चेंज नहीं है। तो आप दोनों में से अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो देख सकते हैं। बीएसएससी मेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में जरूर अंत तक बने रहिएगा। देखिए, हमने इस वीडियो में 35 प्रश्न लिया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको कम से कम इसमें से 30 प्रश्न सही करना होगा। अगर आप हिंदी अगर हल्का से पढ़ते होंगे तो 30 प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। वीडियो के अंत में आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, जिससे आप जो है अपना रिवीजन कर पाएंगे। तो टेलीग्राम पर जाकर आप इसकी जो है पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है, इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। देखिए, बिहारी हिंदी क्या है, एक उपभाषा है। तो बिहारी हिंदी का इसमें से रूप कौन सा नहीं है। तो पहले यहाँ पर आप याद रख लीजिए, जो हमारी जो हिंदी भाषा है इसके अंतर्गत जो है 5 उपभाषाएं आती हैं। हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं आती हैं। कौन कौन सी आती है? एक हमारा हो गया बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी पहाड़ी हिंदी। इस प्रकार से जो है हमारी कुल मिलाकर 5 उपभाषाएं होती हैं। और उसमें से हमारी जो एक उपभाषा है वो है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी में 3 भाषाएं आती हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। तो मगही, मैथिली और भोजपुरी जो है बिहारी हिंदी का रूप है, लेकिन जो अवधी है यह बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। अवधी किस हिंदी का रूप है? तो जो हमारा पूर्वी हिंदी है उसका भाग है अवधी। देखिए, पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हमारा बी है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि विमुक्त करना या छूट देना के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो विमुक्त करना या छूट देने के लिए जो उपयुक्त शब्द हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सेम्पशन। क्या हो जाएगा? एक्सेम्पशन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, उत्थान में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? देखिए, उपसर्ग जो है शब्द के आगे लगता है। क्या लगता है? उपसर्ग जो है शब्द के प्रारंभ में लगता है और जो प्रत्यय है वो शब्द के अंत में लगता है। इतना बात आपको याद होना चाहिए। तो बात यहाँ पर हुई कि उत्थान के में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो देखिए, उत्थान का अगर हम विच्छेद करेंगे, विग्रह करेंगे, तो क्या आएगा? उत प्लस थान। क्या होगा? उत प्लस थान। तो इसमें हमारा कौन सा उपसर्ग लगा है? उत उपसर्ग लगा हुआ है। बिल्कुल आसानी से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, अगर लगातार आप हमारा वीडियो देखते हैं तो आपको बीएसएससी इंटर लेवल मेंस में 40 से 50 प्रश्न करने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप अच्छे से और पढ़ते हैं तो 50 से 60 प्रश्न जो है आप आसानी से कर लेंगे। इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। तो वीडियो को आप रेगुलर जरूर देखें। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को दोस्तों शेयर भी जरूर कर दिया करिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। शेयर जरूर करिएगा। चौथा प्रश्न है कि अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। देखिए, 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से एक अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। देखिए, पहला क्या है? जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। ये बिल्कुल सही है। मैं मेला देखने जाता हूँ, ये भी सही है। 1 और 1 11 होती हैं, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी देखिए, इतनी रात गई आप कहाँ थे, ये जो वाक्य है गलत है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर क्या होना चाहिए? इतनी रात गए आप कहाँ थे। क्या होगा? इतनी रात गए आप कहाँ थे। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि यथासाध्य शब्द में समास कौन सा है? देखिए, मैंने समास आपको पूरा बताया भी कि समझना कैसे है। अगर आपने देखा होगा तो आसानी से कर पाएंगे। देखिए, यथासाध्य में अगर आप देखें कि यथा क्या है, तो यथा एक प्रकार का जो है उपसर्ग की तरह लगा हुआ है, एक अव्यय की तरह लगा हुआ है। तो देखिए, जो यथासाध्य में यथा लगा हुआ है ये एक हमारा अव्यय है, या फिर उपसर्ग आप कह लीजिए। तो जहाँ पर भी अव्यय लगा होता है वहाँ पर हमारा क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। जैसे कि अनु हो सकता है उपसर्ग, अनु उपसर्ग से बनते हैं अव्ययी भाव समास। प्रति से बनते हैं, अनु हो गया, प्रति हो गया, यथा हो गया। तो ये सभी जो हमारे क्या होते हैं? ये सभी जो होते हैं हमारे अव्ययी भाव समास होते हैं। तो पांचवें प्रश्न का सी जो हमारा यहाँ पर जवाब है करेक्ट हो जाएगा। छठा प्रश्न कि हरिश्चंद्र शब्द में संधि कौन सी होगी? तो जब हम हरिश्चंद्र का विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? हरिह प्लस चंद। क्या हो जाएगा? हरिश्चंद्र का अगर हम विच्छेद करेंगे तो आएगा हरिह प्लस चंद। तो हरिश्चंद में क्या हो जाएगा? विसर्ग आया, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। बहुत ही आसानी से आप जो है पूरा प्रश्न जो है सही कर लेंगे। सातवां प्रश्न है कि संभ्रम का विलोम क्या होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुछ प्रश्न आपको उलझाने वाले मिल जाएंगे। तो जो संभ्रम का विलोम होता है वो होता है संयम। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अपूर्ण का विलोम क्या होगा? अपूर्ण का विलोम पूर्ण होगा। तामसिक का विलोम क्या होगा? तो देखिए, तामसिक का विलोम होगा सात्विक। तामसिक का सात्विक। तो संभ्रम का विलोम हमारा ऑप्शन नंबर डी संयम करेक्ट हो जाएगा। आठवां प्रश्न है कि जब नौकरानी घर में नहीं थी तब चोरी हो गई, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो देखिए, वाक्य उपवाक्य से प्रश्न बनेंगे जरूर आपके परीक्षाओं में। तो जब नौकरानी घर में नहीं थी
कॉमा लगा हुआ है तब घर में चोरी हो गया, यानी कि तब चोरी हो गया। यह किस प्रकार का वाक्य है? देखिए, जब कॉमा लगा के दूसरा वाक्य बनता है तो हमारा मिश्र वाक्य हो जाता है। क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 9वां प्रश्न, देशार्पण में कौन सा समास है? देखिए, समास देखते ही आपको समास का विग्रह करना आना चाहिए, तभी आप जो है समास का सही उत्तर दे पाएंगे। तो देशार्पण का अगर हम समास का विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? देश को अर्पण। देशार्पण का मतलब क्या हो जाएगा? देश को अर्पण या फिर देश के लिए अर्पण। क्या हो जाएगा? देश को अर्पण अथवा देश के लिए अर्पण। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष यहाँ पर हो जाएगा। संप्रदान में क्या होता है? को के लिए। देखिए आपको कारक चिन्ह सबका याद होना चाहिए। संप्रदान का कारक चिन्ह क्या होता है? को के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? देशार्पण मतलब देश को अर्पण अथवा देश के लिए अर्पण। तो हमारा क्या हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष। बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको सभी जो है कारक चिन्ह याद होने चाहिए, जैसे कि कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने में, संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण में पर ऊपर, संबोधन का हे भो अरे आता है। तो ये आप याद रखिए, कभी भी प्रश्न गलत नहीं होगा। 10वां प्रश्न है कि शिष्ट और सुनिश्चित लोगों द्वारा निश्चित प्रयुक्त तथा व्याकरण सम्मत भाषा का रूप ही क्या कहलाता है? तो शिष्ट और सुनिश्चित लोगों द्वारा निश्चित प्रयुक्त तथा व्याकरण सम्मत जो भाषा होती है उसे हम मानक भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम मानक भाषा के नाम से जानते हैं। इस प्रश्न का डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 11वां प्रश्न, मैंने एक कृशकाय व्यक्ति को देखा। तो इस वाक्य में जो है कृश शब्द का उचित विलोम क्या होगा? देखिए यहाँ पर कृशकाय बोला गया था, तो कृश का जो मतलब होता है हृष्ट पुष्ट। क्या हो जाएगा? हृष्ट पुष्ट होता है कृश का मतलब। तो कृशकाय मतलब हृष्ट पुष्ट व्यक्ति को देखा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, निम्न शब्दों में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो देखिए अक्षत में अ उपसर्ग है, अजान में अ उपसर्ग है और अभाव में भी अ उपसर्ग है, लेकिन जो अच्छा में अ आता है ये उपसर्ग नहीं बल्कि अच्छा में जो है एक पूरा शब्द ही है। तो अच्छा में जो है कोई भी उपसर्ग नहीं लगा, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अच्छा जो है उपसर्ग रहित शब्द है। सी करेक्ट हो जाएगा। 13वां प्रश्न देखिए, शिथिल के पर्यायवाची शब्द क्या हैं? वीर बहादुर योद्धा बिल्कुल नहीं होगा, विनम्र शिष्ट सुशील बिल्कुल नहीं होगा, प्रचुर बहुल शक्तिहीन बिल्कुल नहीं होगा। देखिए जो शिथिल का पर्यायवाची होगा वो होगा सुस्त, ढीला या फिर धीमा। शिथिल का मतलब सुस्त, ढीला या फिर धीमा होता है। तो आप याद रखिए सी ऑप्शन जो इस प्रश्न का है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा विकल्प विलोमार्थी नहीं है? देखिए विलोमार्थी नहीं है, मैं यहाँ पर बताना है कौन सा विकल्प जो है। देखिए निंदा का विलोम क्या होता है? परनिंदा नहीं होता है, पहले हम देख लेते हैं। प्रफुल्ल का विलोम म्यान होता है। मूक का वाचाल होता है, बिल्कुल होता है। तो हमें पहचाना था कौन सा विलोमार्थी जो है समूह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया है यह विलोमार्थी समूह नहीं है। देखिए क्योंकि निंदा का विलोम क्या होता है? निंदा का विलोम होता है स्तुति। आपने सुना होगा निंदा का विलोम क्या होता है? स्तुति। तो यहाँ पर निंदा नहीं होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है कि अब तुम जाओ यह किस प्रकार का वाक्य है? तो देखिए अब तुम जाओ में क्या हो रहा है? यहाँ पर आज्ञा दी जा रही है। अब तुम जाओ यहाँ पर जो है आज्ञावाचक ये वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आज्ञावाचक यानी कि आज्ञा सूचक हो जाएगा। सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नांकित में से कौन सही वर्तनी है? देखिए यहाँ पर अश्वत्थामा का नाम लिखने की बात है, यानी कि अश्वत्थामा लिखा हुआ है। सही कौन सा? देखिए अश्वत्थामा में अश्वत्थामा नहीं होता है। जहाँ पर भी अश्वत्थामा आए आप उसको काट दीजिए। अश्वत्थामा तीनों में लिखा हुआ है, गलत हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन जो है अश्वत्थामा करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो अश्वत्थामा थे वह गुरु द्रोण यानी कि आचार्य द्रोण के पुत्र थे। तो अश्वत्थामा आप यहाँ पर याद रखिए क्या होगा? अश्वत्थामा। यहाँ पर थ नहीं होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पहाड़ी इलाके में इनमें से कौन सी भाषा जो है बोली जाती है? तो पहाड़ी इलाके में इनमें से कौन सी भाषा बोली जाती है? देखिए हमने पहले ही बताया जो हमारी पूर्वी हिंदी है जिसके अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आते हैं। देखिए पहाड़ी जो है हमारी जो है कुमायूनी पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा आती है? कुमायूनी और गढ़वाली। छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। कन्नौजी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। मेवाती मारवाड़ी जो है राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। और बात करें कि पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा आती है, तो पहाड़ी हिंदी में कुमायूनी और गढ़वाली आती है, जो कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में और हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में जो है ये भाषा बोली जाती है, कुमायूनी और गढ़वाली। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस रस के संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि हैं? देखिए
उग्रता की बात यहाँ पर हो रही है, तो देखिए रौद्र रस नहीं होगा, वीर रस होगा। उग्रता, गर्व और हर्ष ये तीनों जो हैं वीर रस के ही संचारी भाव हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात करें कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है उत्साह। क्या हो जाएगा, उत्साह। रौद्र रस का क्या हो जाएगा, तो रौद्र रस का भी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। रौद्र रस का होता है क्रोध, रौद्र रस का क्या हो जाएगा, क्रोध। दोनों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हेडमास्टर में किस प्रकार का उपसर्ग लगा है। तो उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगता है और यहाँ पर हमारा उपसर्ग क्या हो जाएगा, हेड। और हेड हमारा किस भाषा का शब्द है, तो हेड जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है। जैसे कि तो हमारा क्या हो जाएगा, हेडमास्टर में जो उपसर्ग है वो अंग्रेजी भाषा का, जैसे कि रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी में क्या है, रेल जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है, गाड़ी जो है हिंदी भाषा का शब्द है। तो इस प्रकार के शब्द को हम संकर शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हेडमास्टर में हेड जो है उपसर्ग लगा हुआ है, अंग्रेजी भाषा का है। अगला प्रश्न है 20वां, हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो देखिए हथियार डाल देना का अर्थ होता है कि हार मान लेना। जब कोई व्यक्ति हार मान लेता है तो कहते हैं कि उस व्यक्ति ने हथियार डाल दिया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा, हथियार डाल देना मतलब हार मान लेना। 21वां प्रश्न है कि व्यंजन संधि का उदाहरण क्या नहीं है। देखिए व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा नहीं, देखिए एक ट्रिक याद रखिए हमेशा कि जहाँ पर भी हलंत आए, क्या आए, जहाँ पर भी हलंत आए वहाँ पर हमारा व्यंजन संधि होता है। जैसे कि उच्चारण में देखिए क्या है, उत में विसर्ग आया, हलंत आया, तो ये हमारा क्या है, व्यंजन संधि है। रामस टीकते में देखिए यहाँ पर स में क्या आया है, हलंत आया है, क्या आया है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, व्यंजन संधि होगा। सतचित में भी क्या है, यहाँ पर हलंत आया है। देखिए हलंत क्या होता है, इस प्रकार जो शब्द होता है ये हलंत होता है। तो जहाँ पर भी हलंत आए वहाँ पर हमेशा जो है व्यंजन संधि होगा। किसमें नहीं आया है, गंगा उदकम। गंगा उद्गम का क्या है, गंगोदकम। तो देखिए मैंने आपको याद करा, जहाँ पर भी ए हो या फिर जहाँ पर भी ओ आया हो वहाँ पर हमेशा क्या होगा, गुण संधि होगा। जहाँ पर ए या फिर जहाँ पर ओ आए, तो गंगोदकम में ओ आया है, तो जहाँ पर ए या ओ आए वहाँ पर हमेशा गुण संधि। और जहाँ पर ए या फिर जहाँ पर ओ आए वहाँ पर हमेशा क्या होगा, वहाँ पर हमेशा वृद्धि संधि होगी। तो दोनों याद रखिए, ए ओ आएगा तो गुण संधि, ए ओ आएगा तो हमारी क्या हो जाएगी, वृद्धि संधि। दोनों याद रखिए, कभी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो सी जो है हमारा ऑप्शन, यहाँ पर व्यंजन संधि जो है उदाहरण नहीं है। 22वां प्रश्न कि समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द नहीं है, यानी कि उच्चारण में सुनने में समान लगते हैं लेकिन अर्थ जिनका अलग अलग होता है उसे हम कहते हैं समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द। तो कौन सा नहीं है ये बताना। देखिए जरा जरा में देखिए, इस जरा का मतलब होता है थोड़ा और इस जरा का मतलब होता है जर्जर टाइप का जो होता है। उसी प्रकार से जो ये एक शंकर है वो शंकर है भगवान शिव जी का शंकर, और एक जो शंकर है वो मिश्रित शब्द को भी शंकर कहते हैं, यहाँ पे याद रखिए। सील, सील का भी अर्थ अलग अलग होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो डी है पृथक, पृथक जो है इसका अर्थ अलग नहीं होता है। पृथक, पृथक को जो है हमेशा साथ में प्रयोग करते हैं। पृथक, पृथक का मतलब ये होता है अलग अलग। तो ये हमारा जो डी है ये समुचित भिन्नार्थक का उदाहरण नहीं है, तो हमारा इस प्रश्न का डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 25वां प्रश्न, अब लो नसानी अब न नसय हो में कौन सा रस है। तो अब लो नसानी अब न नसय हो जो हमारा शब्द हो जाएगा, इसमें शांत रस का प्रयोग हुआ है। क्या है, शांत रस इसमें दिखता है। अब बात करेंगे शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो शांत रस का स्थायी भाव जो है निर्वेद या फिर वैराग्य। क्या होता है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद या फिर वैराग्य होता है, याद रखिए। अगर हम बाकी ऑप्शन देखें तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है शोक। क्या होता है, शोक। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है, भगवत विषयक रति होता है। क्या होता है, भगवत विषयक रति जो है भक्ति रस का होता है। और अद्भुत रस का जो हमारा स्थायी भाव होता है वो होता है विस्मय। तो आपको यहाँ से चारों याद रखने हैं। अगला देखिए 26वां प्रश्न, दो वर्णों का मेल क्या कहलाता है। देखिए दो वर्णों के मेल से क्या बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है 26वां प्रश्न। सही आंसर हो जाएगा संधि। देखिए दो वर्णों के मेल से क्या बनती है, संधि बनती है। जैसे कि अभी आपने देखा गंगोदकम, तो क्या था, गंगा था प्लस उदकम था, यानी कि गंगा प्लस उदक, तो क्या हो जाएगा हमारा गंगोदक। दो शब्दों के मेल से हमारा क्या बना, संधि बनता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट हो जाएगा। दो वर्णों के मेल से क्या बनता है, संधि बनती है यहाँ पे। 27वां प्रश्न है कि हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति से क्या तात्पर्य है। तो आपने एक मुहावरा से सुना होगा कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो इसका देखिए अर्थ क्या होता है, सही आंसर क्या हो जाएगा, जो हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका सही अर्थ होता है कि प्रत्यक्ष को किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। सही आंसर क्या हो जाएगा, हाथ कंगन को आरसी क्या, यानी कि प्रत्यक्ष को किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला देखिए 28वां प्रश्न, अंशु और मयूख पर्यायवाची हैं किसके? तो देखिए यहाँ पर पूछा गया कि अंशु और मयूख जो हैं किसके पर्यायवाची हैं। तो देखिए चंद्रमा के पर्यायवाची नहीं है, मोर के नहीं है, कोकिल के नहीं है। सही आंसर क्या हो जाएगा? किरण। देखिए जो अंशु और मयूख है किरण के पर्यायवाची हैं। अगर हम किरण के और पर्यायवाची देखें तो देखिए आपने सुना होगा रश्मि, किरण का एक पर्यायवाची होता है रश्मि, ये भी याद रखिए। किरण का एक पर्यायवाची होता है मरीचि, क्या होता है? मरीचि, मरीचि भी याद रखिए। इसके अलावा जो प्रभा है, प्रभा भी किसका पर्यायवाची है? प्रभा भी जो होता है यह किरण यानी कि अंशु और मयूख का ही पर्यायवाची है। तो अंशु, मयूख, किरण, रश्मि, मरीचि और प्रभा ये सभी जो है पर्यायवाची शब्द हैं। तो इस प्रश्न का हमारा जो है ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट हो जाएगा। 29वां प्रश्न देखिए कि कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध? 4 वाक्य दिए हुए हैं तो शुद्ध वाक्य आपको पहचान देखिए। पहला है कि रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था, देखिए ये गलत है। राजपथ की सड़क से झांकियां वापस लौट गई, ये भी गलत है। शिकारी उस पर गोली चलाई पर वह शेर बच गया, ये भी गलत है। उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था, बिल्कुल सही है। 29वें का डी करेक्ट हो जाएगा कि उस समय चरखा चलाना भी जो है एक अनुशासन था, ये हमारा जो वाक्य है सही है, डी करेक्ट हो जाएगा। 30वां प्रश्न देखिए कि मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में संयुक्त क्रिया का कौन सा भेद प्रयुक्त है? देखिए लिखा है कि मैं खाना खा चुका हूँ यानी कि कार्य यहाँ पर पूर्ण हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 30वें प्रश्न में? देखिए आरंभ बोधक नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर कार्य पूरा हो चुका है। समाप्ति बोधक बिल्कुल सही है क्योंकि मैं खाना खा चुका हूँ यानी कि कार्य पूरा हो चुका है। तो यानी कि समाप्ति बोधक की जो हमारा वाक्य है कि मैं खाना खा चुका हूँ। तो अगर आपने इस प्रश्न का बी ऑप्शन चुना है तो आपका जवाब सही हो जाएगा। 31वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? देखिए सरसों की बात करें, मकई और मूंग, ये तीनों जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। सरसों, मकई और मूंग स्त्रीलिंग में आते हैं, जबकि सारस जो हमारा है ऑप्शन नंबर सी, सारस क्या आ जाएगा? सारस पुल्लिंग शब्द में आ जाएगा। सी ऑप्शन इस प्रश्न का अगर आपने चुना है तो आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32वां, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण क्या है? देखिए सामान्य वर्तमान काल को अगर हम अंग्रेजी में बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसके अंतिम में ता है, ती है, ते है आता है, तो वो हमारा सामान्य वर्तमान काल होता है। देखिए सीता बाजार जाती होगी, ये नहीं होगा। रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, ये नहीं होगा। वर्षा हो रही है, ये भी नहीं होगा। तो सामान्य वर्तमान काल में क्या आएगा कि वह कोलकाता जाता है, वह कोलकाता जाता है, ये हमारा हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल का। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए पवन का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? पवन का पर्यायवाची क्या नहीं? देखिए पवन का पर्यायवाची समीर होता है, मारुत होता है, वात होता है, लेकिन जो अनल है, अनल क्या है? पवन का पर्यायवाची नहीं, बल्कि अनल किसका पर्यायवाची है? अनल जो है अग्नि का पर्यायवाची है। देखिए अनल, हुतासन, पावक ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? अग्नि के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 34वां प्रश्न है कि पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां क्या? देखिए मैंने अभी आपको गिनाया था कि हमारे हिंदी में 5 उपभाषाएं होती हैं हिंदी के अंतर्गत। पहला क्या हो जाएगा? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। उसी में से हमारी एक आती है पश्चिमी हिंदी, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ भाग में बोली जाती है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है? देखिए खड़ी बोली आती है, ब्रज आती है, बांगरू आती है, कन्नौजी और बुंदेली। ये सभी जो है हमारे पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है, यानी कि जो हमारा उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है वहाँ पर जो है ये भाषा, ये सब बोलियाँ बोली जाती है। सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और देखिए हमारा आज का अंतिम प्रश्न क्या है कि शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा क्या होता है? तो आपने कई बार पढ़ा होगा, शिल्पगत आधार पर जो दोहे का उल्टा होता है वो होता है सोरठा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दोहे का उल्टा होता है सोरठा। तो देखिए इस वीडियो में हमने कुल मिलाकर 35 प्रश्न डिस्कस किया, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अगर आपने 30 प्रश्न अगर सही किया है या फिर 30 से अधिक किया तो आपका काफ़ी स्कोर अच्छा है। अगर आपने इससे कम किया है तो आप लगातार हिंदी पे भी जो है प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि अगर आप हिंदी में क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपकी जो जीके की कॉपी है, यानी कि जो आपकी सामान्य अध्ययन की कॉपी है, वो चेक नहीं होगी। इसलिए हिंदी में भी क्वालिफाई करना आपके लिए ज़रूरी है, इसको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, और जो भी चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आपको टेलीग्राम पर जाना है और वहाँ पर सर्च करना है डायरेक्शन स्टडी पॉइंट, तो वहाँ से जो है आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।